students, welcome you all in Chemistry Drive. So we are continuing again with the chapter phase equilibria, and in this video I'm going to cover the derivation of Gibbs phase rule that is important from the examination point of view. तो ये अक्सर आपको मतलब हाउस टेस्ट या फाइनल एग्जाम में ये डेरिवेशन आ जाती है. बाकी जो आपको एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस थे, जो एग्जांपल्स थी, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी है कि जैसे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम या फेज या कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो ये सिर्फ आपने जैसे अगर तैयार करनी है तो आपको लाइक हाउस टेस्ट या फाइनल एग्जाम में पूछी जा सकती है. सो वी हैव अर्लियर टॉक अबाउट द फेज रूल इन आई थिंक वीडियो 2. सो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर किसी ने नहीं पिछली वीडियोस देखी तो देखिए, ताकि आपको जो वर्ड्स हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट्स, ये सब क्लियर हो. सो मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है. दैट इज द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विच मस्ट बी आर्बिट्ररीली फिक्स, जिनको हमें मतलब फिक्स करना पड़ता है टू द सिस्टम, टू एक्सप्लेन द सिस्टम, टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रिया की टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, आप कितने मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आएगी आपके पास कि आपको कितने मतलब इनमें से फैक्टर्स को फिक्स करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सिस्टम है दैट शुड रिमेन इन द इक्विलिब्रिया. जो आपका सिस्टम है वो पूरा डिफाइन आप कर सको उसको. ठीक है, जैसे उसमें एग्जांपल्स आपको करा रखी थी कि जैसे आइस वाटर सिस्टम हो गया, तो उसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू हैव एंड हाउ मेनी फेजेस यू आर स्टडिंग. सो आप उसके जो है उल्टा आप ये फेज रूल लगा के आप क्या करते हो, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है वो निकालते हो. सो टुडे विल लर्न कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से. ठीक है, कि हमें कैसे पता चलता हमें मतलब कितने वेरिएबल फैक्टर्स को जो है फिक्स करना है, तो उसके लिए आप ये जो फेज रूल लगाते हो ये कैसे डराइव करनी है वो निकालना हमने आज की वीडियो में. तो उसके लिए एक जर्नल सी चीज़ है आपको जो पहले याद रखनी है. ये देखिए एक तरह नोट्स की फॉर्म में ही मैंने वीडियो जो है वो बनाई हुई है, तो आप साथ साथ में अपनी कॉपीज़ पे या पहले समझ लो, उसके बाद एक बार क्या करोगे अपनी कॉपीज़ पे नोट्स बना लेना इस चीज़ के. तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इक्विलिब्रियम है जो आप स्टडी कर रहे हो, सो जो कंडीशंस आपको याद रखनी होती है, जो पक्की होती हैं कि ये सिस्टम है, इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर, अगर एक पूरा सिस्टम ले रहे हो, लाइक अगर आपने वाटर आइस सिस्टम ले लिया है, ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर जो है हर पार्ट ऑफ सिस्टम में दैट मस्ट बी सेम. ठीक है, टेम्परेचर जितना आइस के लिए होता है उतना वहां रहे, जितना लिक्विड में चाहिए उतना रहे. सो टेम्परेचर जो है वो सिस्टम में क्या होना चाहिए, हर पार्ट पे दैट शुड बी सेम. तो इस तरह को आप ये भी बोलते हो दैट द सिस्टम इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो हीट फ्लो करेगी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है हीट फ्लो करेगी, उससे फिर एंट्रोपीज वगैरह ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी. सो दैट्स वाई टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है एक इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए. नेक्स्ट, प्रेशर शुड ऑल्सो बी लाइक सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसको आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हो. अगर प्रेशर सेम नहीं रखोगे तो क्या होगा, मैटर फ्लो कर जाएगा. ठीक है, जिधर प्रेशर कम होगा तो उस हिसाब से आपका जो मैटर है वो फ्लो कर जाएगा. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट. ये कह लो एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, जैसे हमने पीछे की थी जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी एक जगह अमोनिया HCl वाली, तो मैंने वहाँ रिस्ट्रिक्शन बताई थी कि इस सिस्टम में अगर आप कहते हो कि इतने मेरे कंपोनेंट्स हैं, जितनी मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा के बताया था आपको कि प्रेशर ऑफ अमोनिया शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती, कंसंट्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस बताई थी कि लाइक NaCl, KCl की अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर, कि आपको ये चीज़ें कांस्टेंट रखनी ही रखनी है. ठीक है, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम. देन कमिंग टू नेक्स्ट इज, अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रख लिया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज दैट मान के चलते हैं अगर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे केमिकल पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, केमिकल पोटेंशियल भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. तो केमिकल पोटेंशियल को आप गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में भी मोस्टली कंसीडर करते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी, यू नो दैट द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू द वर्क. सो मतलब एक
का जैसे अपने भी इन चीज़ों को जैसे अप्लाई कर लो कि जैसे एक बंदा है, उसका पोटेंशियल है, अगर वो इस कमरे में बैठा तब भी उसका मतलब काम करने का पोटेंशियल उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर सेम है, अगर दूसरे कमरे में भी चला जाए तो उसका पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, मतलब तभी हम कहेंगे ये बंदा तो मतलब इक्विलिब्रियम में, इसका माइंड इक्विलिब्रियम में है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे काम कर रहा है बैठ के तब भी वो उतना ही काम कर रहा है, अगर वो उस मतलब दूसरे रूम में चला जा रहा है तब भी वो उतना ही काम कर रहा है, मतलब उसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, जो हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, C1 C2 C3 बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मतलब ये फेजेस हो गए, ठीक है, जैसे P1 P2 P3 फेजेस का मतलब जैसे सॉलिड फेज हो गया, ये लिक्विड फेज हो गया। तो ये जो अगर एक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं C1, ठीक है, उसका जितना पोटेंशियल P1 फेज में है उतना ही P2 में भी होना चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। जैसे अगर हम सिंपल मैं कहती हूँ, अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, ये पानी है, दिस इज अ लिक्विड फेज में वाटर है, ठीक है। अब थोड़ा सा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, गैशियस फेज आ गया वाटर का। पर जो पानी का अगर हम कहेंगे वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में जितना वाटर है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर इन द गैशियस फेज, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या है कि इसका पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, कि दोनों जो है यहाँ पे एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, किसका, वाटर का, ठीक है। तो वही चीज़ मतलब हर सिस्टम में आप लोग ये चीज़ ये वाली कंडीशंस जो है वो अप्लाई करोगे। उसकी गिव्स फ्री एनर्जी से जो है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ये शर्त है, रिस्ट्रिक्शन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट एंड देन देयर केमिकल पोटेंशियल एंड शुड बी कांस्टेंट एंड द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, और इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए कंडीशंस बताई, अभी आपको पता चल जाएगा, आगे काम आने वाली हैं हमारे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज योर F, ये है एक जर्नल फॉर्मूला निकालने का, ठीक है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक सिस्टम में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं माइनस कितने वेरिएबल सिस्टम को एक्चुअली डिफाइन करते हैं, कितने वेरिएबल्स जो हैं वो सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उस इक्विलिब्रियम को हमें बता पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़, अब जैसे सपोज कर लो एक कोई सपोज पूरा 8th क्लास है या कोई +2 की क्लास है, ठीक है, तो +2 की क्लास में अगर हमने देखना हो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, कितने बच्चे आंसर करते हैं, तो क्या करोगे, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज उस क्लास में 50 बच्चे हैं टोटल, पर हर कोई तो नहीं आपका आंसर कर पाएगा, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि उस चीज़ को दिमाग में बिठाने के लिए। इसी तरह हर सिस्टम में क्या होता है भी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड सो ऑन, पर हर कोई तो नहीं सिस्टम को डिफाइन कर पाता। अब अगर +2 की पूरी क्लास है, सारे के सारे तो आंसर दे ही नहीं पाते, फिर भी एक आधा छूट ही जाता बच्चा, ठीक है। तो इसी तरह मतलब अगर 50 बच्चे हैं, 50 में से हार्डली कोई एक क्वेश्चन पूछा आपने, सपोज कर लो 40 बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनों को बोलने का जैसे फ्रीडम है या कितने आंसर कर पाए, ठीक है, वो आपको कितनों ने सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब +2 क्लास को एक्सप्लेन कर दिया भी ये बच्चे +2 गई हैं, 40 बच्चों ने तो एक्सप्लेन किया ना, मतलब 50 माइनस आप कर लो भी, इतने आप कम से कम बच्चे जो हैं वो उसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब इसी तरह यहाँ पे होती है कि टोटल वेरिएबल्स निकालो और देख लो कितने डिफाइन कर पाए। तो अब हमने जो काम करना है इस डेरिवेशन में दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, और एक हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो एक्चुअल में डिफाइन कर पाएंगे। तो पहला जो मेरे पास है, सबसे पहले तो ये डायग्राम आपने बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये मैंने एक सिस्टम बना रखा है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये सपोज कर लो ये कंपोनेंट्स हैं C1 C2 C3 एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे सपोज कर लो, और ये फेजेस हैं, ये जैसे ये एक सॉलिड फेज हो गया, ये लिक्विड फेज हो गया, ये गैशियस फेज, सो देयर आर सो मैनी, ये भी सॉलिड लिक्विड, ऐसे मतलब सो ऑन बहुत सारे फेजेस हैं हमारे पास, P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन P तक, ठीक है। ये पहले सिस्टम बना लिया। अब इसमें मैंने इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसमें टोटल वेरिएबल्स देख लेंगे। तो सबसे पहला हमने मान के चल रहे हैं ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, सारा दिख ही रहा है। तो दो चीजें तो मैंने पक्का ही बता दी, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, ये तो पक्का ही हो गया ना, प्रेशर
कांस्टेंट, दो तो वेरिएबल हो ही गए। और तीसरा जो चीज आती है वो आ गई कंसंट्रेशन, वो आ गई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो हर फेज में जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा भी नहीं है, दैट इज इन स्मॉल अमाउंट, तो हम इस कंसंट्रेशन को जो लेंगे दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ज्यादा ग्राम मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, जस्ट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हर जो कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन भी क्या होनी चाहिए, वो कैसे हम निकालेंगे। सो जैसे अगर सपोज कर लो यहाँ पे है कंपोनेंट 1, लेट इट कंपोनेंट 1, तो उसकी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी। ठीक है, अब ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है यानी कि उसकी जितनी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज लेट इट मोल फ्रैक्शन एक्स से ही लिखते हो आप लोग, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 जितनी उसकी कितने फेज 1 में है, प्लस मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 की वो फेज 2 में है। ठीक है, इसी तरह इसकी इस तरह मोल फ्रैक्शन आप सो ऑन निकालोगे ना, कंपोनेंट 1 की फेज 3 में है एंड सो ऑन। इसी तरह कंपोनेंट 2 की क्या होगी मोल फ्रैक्शन, दैट इज गिवन बाय, दैट इज योर x2 p1 प्लस x2 p2 प्लस x2 P3 एंड सो ऑन। इस तरह इसकी कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी। सो देन कंपोनेंट 3 की निकालो इस तरह x3 P3 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह आप निकालोगे। ठीक है, P1 में P2 P3, इसी तरह इसका मतलब हमारे पास जो टोटल कंसंट्रेशन बन रही है, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है टोटल कंसंट्रेशन का, टोटल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बन रहा है भी इस तरह। अगर आपने सारे की कंसंट्रेशन देखनी है इस सिस्टम में, टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, दैट शुड बी मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए, वो एक वेरिएबल है एक तरह का। तो टोटल कंसंट्रेशन किसके इक्वल आती है, कितने हमारे कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यहीं से देख लो ये फॉर्मूला बना पड़ा है। ठीक है, ये कितने कंपोनेंट उसके हिसाब से उसकी मोल फ्रैक्शन होगी, जितने कंपोनेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, n नंबर ऑफ फेजेस है, तो कंसंट्रेशन भी किसके इक्वल होगी। इस तरह आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस बनती जाएंगी। तो टोटल कंसंट्रेशन तो ऐसे ही करोगे ना सबको, कि जितने कंपोनेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेजेस। सो लेट इट वी आर टेकिंग कंपोनेंट्स एज c एंड योर फेजेस एज p। ठीक है, इस तरह ले लो। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिर कितने हो गए, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर, ठीक है, दो ये हो गए, और साथ में ये कंसंट्रेशन वाला हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए, Cp प्लस 2। सो लेट इट इक्वेशन नंबर योर 2, बिकॉज 1 हमने ये ली हुई है जो हमारी जर्नल इक्वेशन है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आई होप आपको ये पहले क्लियर हो गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, जितने नंबर ऑफ फेजेस है इनटू मोल फ्रैक्शन। आपको ये भी इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यही चीज बता दो भी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, वो डिपेंड करता है भी कंपोनेंट कितने हैं, टोटल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक एक की निकालोगे तो इसी तरह निकल रही है, ये देखो। ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, उसकी क्या मोल फ्रैक्शन है, फिर इनटू नंबर ऑफ फेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने निकाली। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो सिस्टम को डिफाइन एक्चुअल में कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो पहली रिस्ट्रिक्शन आती है आपके पास मोल फ्रैक्शन की। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, फर्स्ट इज केमिकल पोटेंशियल की रिस्ट्रिक्शन है, फिर मोल फ्रैक्शन की है, फिर केमिकल अफिनिटी की है। तो सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम है जो आपका इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हर कंपोनेंट जो है, लिख लो यहाँ पे ये वाली चीज़ मोल फ्रैक्शन की, कि मोल फ्रैक्शन और केमिकल पोटेंशियल, ये पहले ऐसे फ्लो चार्ट बना लो आप। सो मोल फ्रैक्शन जो है, एवरी कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट, ठीक है, जो टोटल मोल फ्रैक्शन है, हर कंपोनेंट जो है वो इक्वली जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हर फेज में आप इसको इस तरह कर लो, इन एवरी फेज, इन एवरी फेज द मोल फ्रैक्शन शुड बी लाइक 1, या जिसको आप बोलते हैं 100%। मतलब कि अगर आपके पास ये वाला आपके पास डायग्राम था, ये
है ना। तो ये जो सारे हैं इनका अगर आप टोटल करोगे, ये वाले कंसंट्रेशन टर्म्स का टोटल करोगे, तो ये 100% होना चाहिए। यहाँ भी 100%, मतलब कोई चेंज नहीं। अगर ये 0.5 है प्लस इस तरह 2.4, 3.6, इस तरह बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, उनका जो आप जब टोटलिंग करोगे दैट शुड बी, वो क्या होना चाहिए, जब समेशन करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर आप लोग इस फेज के लिए लिखोगे, ठीक है, हमारे पास जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जितने भी होंगे, ठीक है, इन दिस फेज, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसी तरह जो है यहाँ पे जो है फेज 2 में जितने रहेंगे, जैसे P1 में हो गया, P2 फेज में जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी समेशन करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस तरह सो ऑन हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस के अकॉर्डिंग जो है अगर आप समेशन करोगे तो दैट मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ईच ऑफ द जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनका हर फेज में जो है मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या रहनी चाहिए, दैट शुड बी 1, ठीक है, 100% होनी चाहिए। तो इसका मतलब अब कितने मोल फ्रैक्शंस जो हैं वो होनी चाहिए, मतलब दैट शुड बी इक्वल टू 100%, दैट डिपेंड्स अपॉन द फेजेस। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो है, लेट इट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाली क्वेश्चन थी हमारी। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन हर फेज में इक्वल टू जो होती है 1 होनी चाहिए। और वो टोटली किस पे डिपेंड करते ही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ, कितने हमारे पास फेजेस हैं, है ना, उतनी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। तो नंबर ऑफ फेजेस यानी कि P के इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हमारे पास केमिकल पोटेंशियल का, कि जो केमिकल पोटेंशियल है हर कंपोनेंट का जो है, लिख लो यहाँ पे, एवरी कंपोनेंट ऑफ एवरी कंपोनेंट शुड बी सेम। ये तो मैंने पहले भी बताया है कि हर कंपोनेंट का जो है केमिकल पोटेंशियल भी सेम रहना चाहिए इन ऑल फेजेस, ठीक है। यानी कि जो आपका जैसे कंपोनेंट 1 है उसका फेज 1 में जो पोटेंशियल है वो फेज जो है कंपोनेंट 1 का फेज 2 में जितना पोटेंशियल उसके इक्वल रहना चाहिए। फेज 1 का फेज 3 में, कंपोनेंट 1 का फेज 3 में जितना पोटेंशियल उसके इक्वल रहना चाहिए। इसी तरह आप कंपोनेंट 2 के लिए लिख सकते हो एंड सो ऑन। सो अब ऐसी कितनी इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, ऐसी कितनी इक्वेशंस बनेगी, वो कैसे किसके इक्वल होगा, अब डिपेंड करता है कितने आपके कंपोनेंट्स हैं इनटू फेजेस, टोटल फेजेस नहीं। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे, यानी कि ये देखो, जो इसका यहाँ पे पोटेंशियल है दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद द पोटेंशियल इन दिस फेज, दैट शुड बी इन इक्वल टू द पोटेंशियल इन दिस फेज, दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल इन दिस फेज, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जितने फेजेस, ये काउंट तो करो, 1 2 3 4, ठीक है, देखने को 1 2 3 4 5 फेजेस है, ठीक है, 5 फेजेस है। पर जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग रही है ये वाली केमिकल पोटेंशियल की, दैट इज इक्वल टू वो 4 है, यानी कि फेज में से एक माइनस है। तो याद रखना, मतलब जितना आपके पास फेजेस होते हैं उसका एक कम, ठीक है, उतना उसका केमिकल पोटेंशियल शुड बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब उतनी, मतलब नंबर ऑफ केमिकल पोटेंशियल की इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। जैसे ये कंपोनेंट C2 है, जितना उसका पोटेंशियल यहाँ पे है दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद दिस, दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद फेज 2 में जितना कंपोनेंट 2 का पोटेंशियल है, फिर फेज 3 के बाद 4 में जितना उसका उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज कि जो केमिकल पोटेंशियल की रिस्ट्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू, दैट इज आपके पास कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय जितने फेजेस हैं -1, ये रिस्ट्रिक्शन बनी यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लियर करके लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, वो पीछे वैसे दिख ही जाएगा आपको इतनी चीज़ तो। सो लेट इट, हम यहाँ पे क्लियर करके लिख देते हैं यहाँ पे ताकि कोई आपको डाउट ना रहे, आप इसको क्लियरली नोट कर पाओ, ठीक है। हम इसको दोबारा से कंक्लूड भी कर दूंगी मैं एक बार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक तो मैंने ये निकाला यहाँ की से कि C इंटू P-1, ठीक है, एक तो मेरी ये इक्वेशन होगी, लेट इट इक्वेशन नंबर आई थिंक इट विल बी 3,
ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल जो है इन एवरी फेज शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद द प्रीवियस वन। जैसे कंपोनेंट 1 का जो फेज 1 में है केमिकल पोटेंशियल वो इन इक्विलिब्रियम विद फेज 2 रहना चाहिए। और यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली थी समेशन ऑफ कंपोनेंट, जितना उसकी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, किस फेज में, वो हर फेज में क्या होनी चाहिए, दैट इज 1। सारे कंपोनेंट्स का अगर आप समेशन करते हो मोल फ्रैक्शन का तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फेजेस। जितने फेजेस होंगे उसकी उतनी ही मोल फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस बनेंगी, पर यहाँ पे एक इक्वेशन कम बनेगी केमिकल पोटेंशियल में, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लो, ये 4th इक्वेशन होगी। फिर आती है हमारे पास केमिकल एफिनिटी। केमिकल एफिनिटी का मतलब है, एक और शर्त है इक्विलिब्रियम के लिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा अगर उनमें कंपोनेंट्स में नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि उनकी आपस में ज़्यादा अफिनिटी नहीं होनी चाहिए, आपस में ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए, आपस में रिएक्शनें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, जहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट नए बन जाएंगे, तो वो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। सो केमिकल जो है एफिनिटी की वैल्यू जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। एक ये रिस्ट्रिक्शन आ गई कि केमिकल अफिनिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, आपस में वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी चीज़ तैयार होगी, हमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता चल गए, हमें जितने वेरिएबल उस सिस्टम को डिफाइन इन एक्चुअल कर सकते वो पता चल गए। तो अब हमने बस वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 1 हमारी ये थी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमने क्या निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने निकाले थे दैट इज CP + 2, ये चीज़ निकाली थी हमने, ठीक है। यानी कि 2 किसके लिए था, टेम्परेचर प्रेशर के लिए था, एंड C × P क्या था, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन हमने बताया था कि पूरे सिस्टम की मोल फ्रैक्शन अगर हमने इन जनरल देनी हो तो दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कितने कंपोनेंट्स हैं मल्टीप्लाई कितने फेजेस हैं। P इज नॉट प्रेशर हेयर, इट इज फेज, ठीक है। और ये हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर का था, 2 हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से माइनस हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो एक्चुअल सिस्टम को डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट इज C × P - 1। एक तो ये है हमारे पास, दैट इज योर, ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल जो हमने बताया है कि जितना मतलब एक्चुअल में हमारे पास फेजेस होते हैं उसका एक कम, ठीक है, इंटू जितने टोटल कंपोनेंट होंगे, प्लस साथ में हमारे पास क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन शुड बी यूनिटी, एंड ये किस पे इक्वल है, जितने फेजेस होंगे, तो यहाँ पे रहेगा P प्लस केमिकल जो अफिनिटी की रिस्ट्रिक्शन है वो तो है ही 0, तो उसको तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो 0 मैं ऐसे ही लिख रही हूँ इसको, ठीक है। तो वो तो है ही, अगर 0 है तो कोई रिएक्शन कोई लिखोगे ही नहीं, केमिकल अफिनिटी की कोई रिएक्शन आएगी नहीं हमारे पास। तो इसको ओपन करते हैं, चलिए, CP + 2 - CP माइनस, ये माइनस साइन है तो अंदर जाएगा, तो इट विल बिकम C, ये आ गया -P, ठीक है, 0 का तो 0 ही रहेगा। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे करेक्ट है, -C, ठीक है, आई थिंक इट्स करेक्ट, नहीं पता लग रहा तो इस तरह आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, पहले CP, यहाँ पे आएगा -C, ठीक है, लेट इट करेक्ट। इसको थोड़ा खोल के मतलब दोबारा से मतलब लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको फिर साइन की कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार मुझे पता है मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मतलब बहुत ज़्यादा ये डाउट रहता है ये साइंस वगैरह में, तो बेटर है इसको पहले अंदर ही हम ओपन कर लेते हैं। CP मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -C + P, ठीक है। अब ये माइनस का साइन बाहर है तो आई एम जस्ट ओपनिंग इट, तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। तो यहाँ पे अब जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल। सो CP कैंसिल हो गया और यहाँ से बच गया हमारे पास C - P + 2। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज एज पर द फेज रूल।
तो यही आपके पास किसी भी तरह से आ सकता है क्वेश्चन की सीधा ही कि फेज रूल की डेरिवेशन डराइव करो, गिब्स फेज रूल की डेरिवेशन डराइव करो, या किस डेरिवेशन से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करिए। सो क्या किया हमने, एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था फेज रूल का, F = C - P + 2। तो हमने किसी तरह से इस फॉर्मूले तक पहुंचना था। तो पहला हमने कहा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो डिपेंड करती है कि जितने वेरिएबल्स है उसमें से माइनस कर दो भी जितनी एक्चुअल उस चीज़ को डिफाइन कर पाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि क्लास में अगर 50 बच्चे तो 50 के 50 तो एट अ टाइम तो आंसर दे नहीं पाएंगे, कुछ दे पाते हैं, ठीक है। तो वही मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, 3 चीज़ें थी हमारे हाथ में। टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे थे तो उसके लिए हमने एक मोल फ्रैक्शन की टर्म में हमने कंसंट्रेशन को डिफाइन किया। तो वो हमने कैसे कर दिया, अभी C/P, जितने फेजेस होंगे, जितने कंपोनेंट होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, वो एक्चुअल में टोटल मोल फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो डिफाइन एक्चुअल में करते हैं, यानी जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है, तो वो 3 थी हमारे पास। कौन कौन सी, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू 100% रहना चाहिए हर फेज में। और वो हमेशा मतलब जो फेज आपके पास जितने फेजेस होंगे उन्हीं पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हर फेज के लिए आप जैसे समेशन की इक्वेशंस लिखते जाओगे, उसको टोटल कर लोगे तो जितने फेजेस थे उतनी इक्वेशंस बनी समेशन की, तो पी आ गया उसके लिए। फिर एक थी केमिकल पोटेंशियल की, कि जितना केमिकल पोटेंशियल कंपोनेंट 1 का फेज 1 में है उतना 2 में, 3 में, 4 में एंड सो ऑन रहना चाहिए। सो दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वो मतलब अगर फेज 6 फेज हैं तो 6 में से मतलब 5 इक्वेशंस बनेगी उसकी। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर P-1। तो जितने कंपोनेंट्स होंगे मल्टीप्लाई बाय P-1, दैट विल बी द टोटल जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल की रिस्ट्रिक्शन रहेगी। और एक थी केमिकल अफिनिटी की, कि आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, तो वैल्यू ही 0 रहेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ से शुरू करना है, फिर इसको उठा लो और इसको उठा के डिफाइन कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। सो दैट्स ऑल अबाउट द फेज रूल। इन द नेक्स्ट वीडियोज विल कवर द 1 component 2 component सिस्टम। तो आई थिंक उसको 3-4 वीडियोज ना लग जाए, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो हम आगे आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 1-2 component थोड़े थोड़े तो करा दूँ ताकि आप कुछ तो पेपर्स में लिख पाओ। सो डू कमेंट एंड कि आपको ये वाली वीडियो समझ लगी हैं, अगर नहीं लगी हैं तो भी बता दो, अगर लग गई हैं तो भी बता दो। सो एंड मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।